Hello guys, welcome to my channel Mentorgenics. I am your mentor सैयद राहिल मुज़व्विर और आज मैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आया हूँ आपकी खिदमत में जो कि प्रोटीन से रिलेटेड है। और आप सब जानते हैं कि प्रोटीन्स हमारी न्यूट्रिशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये कॉन्टीन्यूटी है। फर्स्ट ईयर में जो चैप्टर 2 है उसमें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, तो हमने पहले दो टाइप्स पढ़ ली थी डिटेल से। पहली टाइप कार्बोहाइड्रेट्स थी, दूसरी लिपिड्स थी और अब प्रोटीन्स। सो जो प्रोटीन्स के टॉपिक्स हैं इसको मैं टोटल 2 लेक्चर्स के अंदर डिवाइड किया है ताकि एक लेक्चर बहुत लेंथी ना बन जाए। तो ये 2 लेक्चर्स बनेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होंगे। सो प्रोटीन्स आपको पता है कि फूड में मौजूद हैं हर जगह, जैसे आप इसमें पिक्चर में भी देख सकते हैं। तो डिफरेंट सोर्सेज हैं, स्पेशली मीट है, नट्स हैं, फिश है, ये प्रोटीन का सोर्स है। सो प्रोटीन्स का जो वर्ड है दैट इज डेराइव्ड फ्रॉम प्रोटियोस विच मीन्स ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस। अब आप देखें कि इसकी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि सेल में सबसे ज़्यादा अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोटीन है। और अगर आप ड्राई सेल वेट लें, सेल का मतलब ये है कि अगर आप सेल में से वाटर को निकाल दें और जो वेट बचता है उसमें से 50% वेट जो है वो प्रोटीन्स का होता है। तो इतनी ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है और ये हर तरह के लिविंग सेल में है और सेल के हर पार्ट में, सेल मेम्ब्रेन के अंदर है, डिफरेंट ऑर्गेनेलिस के अंदर है, साइटोप्लाज्म के अंदर है, एंजाइम्स की फॉर्म के अंदर है, चैनल प्रोटीन्स की फॉर्म में है, कैरियर प्रोटीन्स की फॉर्म में। तो इट इज प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल, इन ऑल पार्ट्स ऑफ सेल्स। अब अगेन प्रोटीन्स क्या हैं? दीज आर पॉलीमर्स, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स का पढ़ा था और कुछ लिपिड्स का पढ़ा था। और ये पॉलीमर्स किसके हैं? दीज आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। सो ये सिंगल रिपीटिंग यूनिट है और ये कंबाइन करके एक पॉलीमर बनाता है जिसको प्रोटीन कहते हैं। ज़ाहिर है जो प्रोटीन्स हैं वो सारी प्रोटीन्स के अंदर एक जितने नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स नहीं, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है, किसी में 100 से कम है, किसी में 1000 से भी ज़्यादा हो सकते हैं। सो जो अमाइनो एसिड्स हैं वो वेरी करते हैं, चंद अमाइनो एसिड यानी फ्यू अमाइनो एसिड से लेके इवन 3000 या उससे ज़्यादा भी कुछ प्रोटीन्स हैं जिसके अंदर अमाइनो एसिड्स मौजूद हो सकते हैं। सो नाउ व्हाट इज अमाइनो एसिड? अमाइनो एसिड में जी कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। और इसको अमाइनो एसिड क्यों बोलते हैं? बिकॉज अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखें तो एक तरफ इसके अमाइनो ग्रुप है NH2, दूसरी तरफ इसके कार्बोक्सिल ग्रुप है। तो अमाइन ग्रुप से अमाइनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से चूंकि एसिडिक नेचर, एसिडिक पार्ट भी इसके अंदर मौजूद है, इसलिए इसको अमाइनो एसिड कहते हैं। और एक तरफ इसके हाइड्रोजन है और चौथी तरफ यानी हाइड्रोजन के ऑपोजिट आप कह सकते हैं R ग्रुप है या इसको साइड चेन बोलते हैं। और ये सब किसके साथ अटैच है? अल्फा कार्बन के साथ। अब एक अमाइनो एसिड में 3 चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं, अमाइनो ग्रुप, हाइड्रोजन, कार्बोक्सिल ग्रुप। यानी कि जितने भी टाइप्स के आप अमाइनो एसिड्स पढ़ेंगे उनका स्ट्रक्चर देखेंगे तो हर अमाइनो एसिड में अमाइनो ग्रुप भी होगा, कार्बोक्सिल ग्रुप भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, लेकिन जो चीज़ वेरी करेगी वो है साइड चेन R ग्रुप। अब ये R ग्रुप पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है, ये नेगेटिवली चार्ज हो सकता है, ये नॉन पोलर हो सकता है, इसमें हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स हो सकते हैं। सो ये डिपेंड करता है। और अमाइनो एसिड्स की जितनी डिफरेंट टाइप्स बनती हैं वो एक्चुअली इस R ग्रुप के चेंज होने से बनती हैं। तो अब तक टोटल 170 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स डिस्कवर हो चुके हैं डिफरेंट टाइप्स के सेल्स में, लिविंग वर्ल्ड में। 25 ऐसे हैं जो कि प्रोटीन्स को बनाने में पार्ट लेते हैं और ज़्यादातर जो प्रोटीन्स हैं वो 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड से मिलकर बनती हैं। ऐसे होता है कि जो 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स हैं इनको बनाने की इंफॉर्मेशन तो हमारे DNA में कोडेड है, लेकिन अगर 20 से ज़्यादा कुछ जो, जैसे हम 25 अमाइनो एसिड्स की बात करें तो कुछ अमाइनो एसिड ऐसे हैं जिनको बनाने की इंफॉर्मेशन DNA में कोड नहीं होती, वो एक्चुअली मेटाबॉलिक पाथवेज में बनते हैं। ये हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में, कुछ टॉपिक्स एक टॉपिक में जाके पढ़ेंगे। और अमाइनो एसिड्स को एक्चुअली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। 10 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं और 10 नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं वो हमारी बॉडी उनको बना लेती है, जो भी हम फूड वगैरह खाते हैं। 10 अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो कि एसेंशियल हैं, जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती, उसे आपको फूड से टेक इन करना पड़ता है। सो जैसे मैं बात कर रहे थे कि R चेंजेबल है, तो R ग्लाइसिन भी हो सकता है और R एलानिन भी हो सकता है। जो ग्लाइसिन है इट इज़ द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, आप कह सकते हैं कि इट इज़ द स्मॉलेस्ट अमाइनो एसिड, इट इज़ द लाइटेस्ट अमाइनो एसिड, यानी कि सबसे सिंपल है। इसको भी देखते हैं ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर क्या है।
और अगेन वैरायटी जो है वो आर ग्रुप्स की वजह से। अब पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, अब जितने भी अमीनो एसिड्स हैं दे कंबाइन विद ईच अदर with the help of peptide bond. Now what is peptide bond? Peptide bond is a type of covalent bond that is present between two successive amino acids. यानी कि दो आगे पीछे जो अमीनो एसिड्स होंगे उनके दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बन सकता है। ये नहीं हो सकता कि एक अमीनो एसिड है और चेन का 10वां अमीनो एसिड है उसके दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बन जाए, ऐसा नहीं होता। ये एक अमीनो एसिड है, आप देख लें, ये दूसरा अमीनो एसिड है। अब देखें एक अमीनो एसिड का ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, दूसरे अमीनो एसिड का ये अमाइन ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और अमाइनो ग्रुप का हाइड्रोजन ग्रुप है, दोनों आपस में कंबाइन होंगे। तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा? डिहाइड्रेशन सिंथेसिस या कंडेंसेशन, यानी कि वाटर रिमूव होगा और ये चीज़ सिंथेसाइज होगी, तो वाटर निकल जाएगा। तो अब देखें कि ये अब एक बन गया डाइपेप्टाइड। अब इस डाइपेप्टाइड के एक तरफ अमाइनो टर्मिनस है, दूसरी तरफ कार्बोक्सिल टर्मिनस है। इसको एन टर्मिनल बोलते हैं, इसको सी टर्मिनल बोलते हैं। यानी ये दोनों टर्मिनल्स इंडिपेंडेंट हैं, आज़ाद हैं। मजीद इनके अंदर अमाइनो एसिड्स ऐड होते रहें और जितने मर्जी अमाइनो एसिड्स आप ऐड कर लो। सो अब ये बन गया जी पेप्टाइड ग्रुप, या इसको पेप्टाइड लिंक बोलते हैं। सो CN बॉन्ड, जैसे हमने बड़े वेरी फर्स्ट लेक्चर के अंदर इसको हमने पढ़ा था कि CN जो बॉन्ड है वो प्रोटीन्स के अंदर होता है। सो इस तरीके से पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन को भी हम देखने के डाइपेप्टाइड मजीद इसको एलाबोरेट करते हैं कि डाइपेप्टाइड कैसे बनता है। अच्छा, डाइपेप्टाइड से मुराद दो पेप्टाइड बॉन्ड्स नहीं है, डाइपेप्टाइड से मुराद है दो अमाइनो एसिड्स। तो दो अमाइनो एसिड्स के दरमियान एक ही पेप्टाइड बॉन्ड होगा। यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है N-1। सो जितने नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स होंगे वो इज इक्वल टू N है, उसमें से एक माइनस कर देंगे तो वो नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड आ जाएगा। सो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन से डाइपेप्टाइड बनेगा, इसी तरीके से ट्राइपेप्टाइड बनेगा। अब ये देखें, ये है ग्लाइसिन, इट इज़ द सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट अमाइनो एसिड। इसके एक तरफ अमाइन ग्रुप है, एक तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप है, एक तरफ हाइड्रोजन है, और जहाँ पे आर ग्रुप एक्चुअली सिंबॉलिक होता है। अब आर ग्रुप की जगह अगर यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा तो ये हो जाएगा जी सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड ग्लाइसिन। ठीक है जी। इट विल कंबाइन विद अनदर अमाइनो एसिड दैट इज एलानिन। अब आप देखें ग्लाइसिन और एलानिन में क्या फ़र्क है? दोनों के अंदर अमाइन ग्रुप है, दोनों में हाइड्रोजन है, दोनों में कार्बोक्सिल ग्रुप है, लेकिन दोनों में आर ग्रुप में चेंज है। ग्लाइसिन में आर की जगह हाइड्रोजन था, एलानिन में आर की जगह CH3 ग्रुप। तो जब ये कंबाइन होंगे ऑब्वियसली कार्बोक्सिल ग्रुप का OH और अमाइन का H, तो वाटर रिलीज होगा, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस होगी और एक डाइपेप्टाइड बनेगा। उस डाइपेप्टाइड का नाम क्या है? ग्लाइसाइल एलानिन। ये डाइपेप्टाइड है। अब यहाँ पे आप एक और अमाइनो एसिड ऐड कर दें ट्राइपेप्टाइड, फिर एक और ऐड कर दें टेट्रासो, इस तरह से चेन इंक्रीज होती है। सो दो तरह की क्लासिफिकेशन, एक स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, एक फंक्शनल क्लासिफिकेशन है। तो हम पहले फंक्शनल क्लासिफिकेशन देखते हैं कि प्रोटीन्स कहाँ कहाँ पे सेल के अंदर रोल प्ले करती है। तो सबसे पहला है जी कि ये स्ट्रक्चर बिल्डिंग ऑफ सेल में, जैसे कि पहला पॉइंट है इसमें सेल मेम्ब्रेन बनाती है। आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट प्रोटीन्स हैं, इन प्रोटीन्स के बगैर सेल मेम्ब्रेन अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती। चैप्टर 4 में इंशाल्लाह हम डिटेल में पढ़ेंगे इन प्रोटीन्स का क्या फंक्शन है। प्रोटीन्स जो सेल मेम्ब्रेन में उसकी कोई टाइप्स होती हैं, कोई चैनल प्रोटीन्स होती हैं, कोई कैरियर प्रोटीन्स होती हैं। उसके बाद है ऑर्गेनेलीज जैसे कि राइबोसोम्स के अंदर है। अब ये देखें, ये राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले करता है, बनाता भी प्रोटीन है और इसके अंदर खुद भी प्रोटीन होती है। यानी 50-50% इसके अंदर प्रोटीन है, यानी 50% RNA है, 50% ऑलमोस्ट इसमें प्रोटीन्स होती हैं। इसके अलावा ऑर्गेनेलीज जो हैं, डिफरेंट ऑर्गेनेलीज जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी अपरेटस है, लाइसोसोम्स है, इन सब के अंदर इनकी जो मेम्ब्रेन्स हैं ऑब्वियसली लिपिड बाइलेयर है, लेकिन इनके साथ प्रोटीन्स भी होती हैं, तो उसके अंदर भी प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। इन ऑर्गेनेलीज की मेम्ब्रेन्स प्रोटीन्स के बगैर नहीं बन सकती, क्योंकि इस तरह इनका फंक्शन कंप्लीट नहीं होगा। फिर प्रोटीन्स और एंजाइम्स। सो व्हाट आर एंजाइम्स? एंजाइम्स आर एक्चुअली प्रोटीन्स और मॉलिक्यूल्स दैट परफॉर्म मेटाबॉलिज्म, दैट कैरी ऑन मेटाबॉलिज्म। तो आप देख सकते हैं कि एंजाइम है, इसकी एक्टिव साइट है, हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। हर एंजाइम की एक स्पेसिफिक साइट होती है जो कि रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होती है, उसे एक्टिव साइट बोलते हैं। उसके साथ ये सबस्ट्रेट कंबाइन हुआ, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना। अब एंजाइम का क्या काम है कि उसने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देना। तो इस तरह से दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर ये चेंज हो जाएगा। तो जितनी भी मोस्टली जो एंजाइम्स हैं दे आर प्रोटीन इन नेचर, और एंजाइम्स के बगैर मेटाबॉलिज्म नहीं चल सकता। इसके अलावा एंजाइम प्रोटीन्स आर इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन्स। सारे हार्मोन्स प्रोटीन्स भी होते हैं, लेकिन काफ़ी बड़ी क्लास है जो कि प्रोटीन है, जैसे कि इंसुलिन है, ग्लूकागॉन। अब आपने इंसुलिन को सुना ही होगा कि बहुत सारे लोग जो डायबिटिक होते हैं वो खाना खाने से पहले इंजेक्शन लगाते हैं इंसुलिन का, ताकि शुगर के लेवल को कम कर सके। तो एक्चुअली इंसुलिन क्या है? दैट इज़ अ प्रोटीन।
अब जो हार्मोन्स हैं ये डिफरेंट ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिनियल ग्लैंड है, टेस्टिस हैं, ओवरी है, पैंक्रियास, थायराइड, थाइमस, एड्रिनल ग्लैंड्स, ब्रेन भी, इवन ब्रेन का पार्ट है जो कि हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। अब एंजाइम्स और हार्मोन्स में एक डिफरेंस बता देता हूँ कि एंजाइम्स जो हैं वो मेटाबॉलिज्म को कैरी ऑन करते हैं, जबकि हार्मोन्स मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। मतलब ये है कि अगर आपने खाना खाया है तो एंजाइम्स जो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक कर रहे हैं, उन्हें इस चीज़ से गर्ज नहीं है कि आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है। अगर आप उन्हें ग्लूकोज प्रोवाइड करेंगे, स्टार्च ग्लाइकोजन, तो वो ब्रेक करके उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। लेकिन जो हार्मोन है उसका क्या काम है कि अगर ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ गया तो इंसुलिन पैदा होगा, बड़े लेवल को कम करेगा, और अगर ग्लूकोज का लेवल फास्टिंग के दौरान कम हो गया तो ग्लूकोगान रिलीज होगी और वो प्रोटीन्स को, फैटी एसिड्स को तोड़ के ग्लूकोज को के लेवल को बैलेंस करेगी। तो जो रेगुलेशन है वो हार्मोन्स करते हैं, जो मेटाबॉलिज्म के रिएक्शंस को कैरी ऑन करना है वो एंजाइम्स का काम। प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन, जैसे हीमोग्लोबिन है, ये ऑक्सीजन को कैरी करती है पूरी बॉडी के अंदर। ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं वो लंग्स में जाके ऑक्सीजन बाइंड होती है आरबीसीज में जाके हीमोग्लोबिन के साथ, हीमोग्लोबिन फिर इसको लेके जाती है और हर एक सेल के अंदर इसको प्रोवाइड करती है, ठीक है, जिसमें हीम ग्रुप है। अगले लेक्चर में इसको हम ज़रा डिटेल से पढ़ेंगे। हीमोग्लोबिन में 4 चेन्स होती हैं, हर चेन के साथ एक हीम ग्रुप होता है, तो 4 हीम ग्रुप हो गए। अच्छा, डाइजेशन वाले टॉपिक में हम इंशाल्लाह चैप्टर 12 में स्टडी करेंगे कि जो आप फूड खाते हो, जो फैटी एसिड्स हैं ज़्यादातर, वो ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होते इंटेस्टाइन में, वो लिम्फेटिक सिस्टम में एब्जॉर्ब होते हैं और वहाँ पर जाके वो प्रोटीन्स के साथ कंबाइन होते हैं। इस कम्बिनेशन को बोलते हैं काइलोमाइक्रोन्स। अगर ये प्रोटीन्स ना हो तो बहुत सारे एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं वो हमारे ब्लड के अंदर आ ही ना सकें। तो ये काइलोमाइक्रोन्स क्या करते हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम से इन एसेंशियल फैटी एसिड्स को ट्रांसपोर्ट करवाते हैं ब्लड के अंदर। इसी तरह मेटालोप्रोटीन्स, बहुत सारे प्रोटीन हैं जो कि मेटल्स को बाइंड करती हैं, तो इस तरीके से मेटल्स को कैरी ऑन करते हैं। आपको पता है कि मेटल्स बहुत ज़रूरी हैं, जैसे जिंक आजकल हम सुनते हैं क्योंकि कोरोना वायरस की पेंडेमिक है, तो जिंक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो इम्यून सिस्टम को अपग्रेड करती है। तो इस तरीके से जिंक का मेटल है, उसका बॉडी में होना ज़रूरी है। तो बहुत सारे मेटल ऐसे जिनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए बॉडी में प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा डिफेंस में एंटीबॉडीज़ का आपने नाम सुना हुआ है। हर एंटीबॉडी के अंदर 4 चेन्स होती हैं, तो ये डिफेंस के अंदर रोल प्ले करती हैं, इम्यून सिस्टम का पार्ट है। आप ये देख सकते हैं डायग्राम, ये कोरोना वायरस के साथ बेतहाशा एंटीबॉडीज़ जो हैं वो अटैच हैं और उसको किल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर एंटीबॉडीज़ ना हो तो बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो स्पेशली कोरोना के केस में भी यही हो रहा है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से जो आपका एंटीबॉडीज़ का सेटअप है वो रेगुलेट नहीं हो पाता, और जो आपकी इम्यूनिटी का दूसरा पार्ट है जो कि बाय बर्थ होता है वो इन्फ्लेमेशन कर देता है, और इस इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने के लिए एंटीबॉडीज़ वगैरह नहीं होती, जिसकी वजह से डेथ रेट बहुत ज़्यादा हो रहा है कोरोना वायरस की वजह से। फिर प्रोटेक्शन में रोल है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। आप देखें बहुत दफ़ा चोट लगती है, ब्लीडिंग होती है, थोड़े बाद रुक जाती है। तो ये ब्लीडिंग क्यों रुकती है? ये एक्चुअली स्पेशल प्रोटीन्स की वजह से होती है जिनको बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। उनकी नंबरिंग होती है 5, 8 रोमन न्यूमेरल्स के अंदर इनको इंडिकेट किया जाता है। और जो लोग जिनमें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बनता, बाय बर्थ उनके प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है। और हीमोफीलिया तरह की बहुत खौफनाक डिजीज उन्हें हो जाती है, कट लगता है, ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, ब्लीडिंग ही नहीं होती। तो आप ये देखेंगे इसमें प्रोटीन्स का रोल है। फिर मूवमेंट, ऑर्गन्स, आपका बाजू मूव कर रहा है, हाथ मूव कर रहा है, नेक मूव कर रही है, ठीक है। तो इसके अंदर प्रोटीन इन्वॉल्व होती है, एक्टिन एंड मायोसिन। डिटेल हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर के अंदर। तो ऑर्गन्स की मूवमेंट के अंदर इन प्रोटीन्स का रोल है। तो आप ये देख सकते हैं कि एक्टिन और मायोसिन आपस में कंबाइन होती है, इनकी लेंथ कम होती है और इस तरीके से मूवमेंट होती है। आगे डिटेल है सेकेंड ईयर के अंदर इसकी। फिर ऑर्गेनिजम्स की मूवमेंट, जैसे बैक्टीरिया मूव करता है, चैप्टर 6 में हम पढ़ेंगे। फ्लैजेला की मदद से मूव करता है, तो उसके फ्लैजेला में जो प्रोटीन होती है उसको फ्लैजेलिन बोलते हैं। इंसान एक ऑर्गेनिज्म है, जब ये मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसके अंदर एक्टिन और मायोसिन इन्वॉल्व होती है, तो ये फ्लैजेलिन है। फिर क्रोमोसोम्स हैं, सेकेंड ईयर में डिटेल में पढ़ेंगे। आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा कि जब क्रोमोसोम्स कंबाइन करते हैं ऐसे और फिर उसके बाद वो सेपरेट होते हैं तो इनकी सेपरेशन के अंदर फाइबर्स इन्वॉल्व होते हैं जिन्हें बोलते हैं स्पिंडल फाइबर्स। वो स्पिंडल फाइबर्स एक्चुअली बने होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन्स, तो इसके अंदर इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो फिर है जी कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के हमारी बॉडी में 10,000 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स है और ज़्यादातर प्रोटीन्स की जो लाइफ है वो एक या 2 दिन। हमारी बॉडी में जो सबसे बड़ी प्रोटीन है वो टाइटिन है और अप्रॉक्सीमेटली 27,000 अमाइनो एसिड्स के अंदर
होते हैं। और प्रोटीन्स को आप प्यूरिफाई कर सकते हो क्रोमेटोग्राफी की मदद से, जो कि आप फर्स्ट में प्रैक्टिकल्स करोगे। और अगर प्रोटीन्स की मिक्स फोल्डिंग हो जाए, देखिए प्रोटीन की फोल्डिंग बहुत ज़रूरी है, आगे हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे कि फोल्डिंग से क्या मुराद है। अगर ये प्रॉपर फोल्ड ना हो तो उसकी वजह से बहुत सारी डिजीज़ हो सकती है, जिन डिजीज़ के नाम है अल्जाइमर ब्रेन की डिजीज़ है, पार्किंसन ब्रेन से रिलेटेड है, हंटिंगटन डिजीज़ है, और ये क्रुटफेल्स-जैकब डिजीज़, ये सारी प्रोटीन्स की मिस फोल्डिंग की वजह से होती है। पास्ट पेपर के हवाले से देखें तो ये क्वेश्चंस हैं जो कि पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, और 3 क्वेश्चंस हैं, उनको आप ज़रूर सर्च करें कि डिफरेंस क्या है प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड में। दूसरा, हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड बाय प्रोटीएजेस हाइड्रोलाइसिस, यानी सच एंजाइम दैट ब्रेक प्रोटीन्स आर नोन एज प्रोटीएजेस टू ब्रेक अ प्रोटीन हैविंग 269 अमीनो एसिड्स। तीसरा है जी, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, एक डिफरेंस मैंने बता दिया, इसके अलावा आपने सर्च करने। कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और क्योंकि इससे आपको मज़ीद अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, उस पर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।